नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और प्राइम न्यूज की इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। आपको बता दें कि स्टे वेकेशन पर सुनवाई होनी है। कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी और जिसको लेकर ये रोक बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि बुधवार को स्टे वेकेशन समाप्त समेत अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी। आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। इस मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल सुनवाई होगी और पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी खबर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो कवायद जारी थी और जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया था, उसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट की तरफ से जो आरक्षण रोस्टर की बात कही गई थी उसको लेकर सरकार जवाब दाखिल करेगी और जवाब दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया गया था, और इस तारीखों की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान किया गया था 10 जुलाई और 15 जुलाई को चुनाव होने थे, वहीं पर 19 जुलाई को परिणाम आना था। लेकिन घोषणा के 2 दिन के बाद ही हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर स्टे लगा दिया गया, जिसके बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया गया है। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। इस मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर यह रोक जो है वो बरकरार रहेगी। आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया है और खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। तो आज पंचायत चुनाव को लेकर जो स्टे हाईकोर्ट ने लगाया था, आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब बड़ी खबर है, अब इस मामले में कल सुनवाई होगी और कल दोपहर का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और कल उत्तराखंड की धामी सरकार आरक्षण रोस्टर को लेकर अपना जवाब दाखिल करेगी। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से जिद लगातार जारी थी, लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही थी। कांग्रेस लगातार आरक्षण रोस्टर को लेकर बीजेपी पर हमले कर रही थी, धामी सरकार पर हमले बोल रही थी और इसी बीच पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया और चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन के बाद ही हाईकोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। और हाईकोर्ट का बस ये कहना है कि आरक्षण रोस्टर जब तक नहीं सुधरेगा तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा और इसी को लेकर धामी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। आज सुनवाई भी होनी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से ये स्टे जारी रहेगा और कल दोपहर इस मामले में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर आपको हम बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शुरू हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर जो रोक लगा दी थी वो जारी रहेगी। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक लगा दी गई थी और चुनाव प्रक्रिया अगर देखा जाए तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत फिलहाल स्थगित हैं और सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई थी और इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया था कि जब तक आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होता है तब तक उत्तराखंड में पंचायत चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकेंगी। तो इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से रजनीश दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। रजनीश जी, देखिए जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियां भी हो रही थी और जिस तरीके से सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है, आज सुनवाई भी होनी थी, लेकिन अब इस मामले में कल सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है? रोक लगाई थी, आज इसको लेकर काफी बहस होनी थी। कहा जा रहा था कि राज्य सरकार को थी कि वो अपना जो
जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण को नहीं किया है उसकी नोटिफिकेशन तमाम दस्तावेज लेकर ही 1 मई की आज तक रखेंगे। लेकिन बहरहाल जो अहम जानकारी है यही है, कोर्ट ने स्थगन जो चुनाव पर जो रोक लगाई है उसको आगे बढ़ा दिया है। और खास बात ये है कि रोक अभी भी प्रभावी रहेगी। तो जैसा कि कल तय किया गया मंगलवार को सुनवाई होगी, तो हो सकता है राज्य सरकार की राहत में चुनाव में तो अहम फैसला आ जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा रखा है। और आपको बता दें कि कल सुनवाई होनी है, कल दोपहर में हुआ है। और खास बात यह है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लेकर जितनी भी याचिकाएं हाईकोर्ट में उपलब्ध कर ली गई है, सब पर इसका कल सुनवाई होनी है। राज्य सरकार का पूरा जोर है कि जो अपने एविडेंस और अपने डॉक्यूमेंट जिस तरीके से रखते हैं उसको वैकल्प किया जा सके। तो लंबी सवाल भी चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट नहीं कर दिया है कि वैकल्प की अनुमति दी जाए। बहरहाल इससे दिया गया है कि रोक प्रभावी रहेगी। कल सरकार में अहम सुनवाई होगी और सारे मामले को उपलब्ध कर दिया गया है और कल हाईकोर्ट आएगी। रजनीश, हम ये जानना चाहेंगे कि आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर? देखिए, आज आपको हाईकोर्ट में थी तो राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने यहाँ पर आरक्षण में जो किया है उसके मामले लिए अपना है, तो कुल मिलाकर कोर्ट को संतुष्ट नहीं करता है। कोर्ट ने कहा देखिए फिलहाल जो रोक प्रभावी रहेगी, कल आप लोग अपना पक्ष मजबूती देखिए और कल कुछ फैसला लिया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार का पूरा उचित है कि जो हाईकोर्ट ने किया है इससे वैकल्प किसी कराया जाए। जबकि जो याचिकाओं को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट इससे लगा तो पक्ष है कि दोबारा जिला पंचायत जो आरक्षण है जिसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने फायदे के जिससे लगातार कांग्रेस लगाती है। तो बहरहाल अब देखा जाए क्या निर्देश देता है। बहरहाल अब जो स्थिति है वो यही है कि रोक प्रभावी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना अगला आदेश नहीं देता है, तो अग्रिम आदेश तक ये रोक प्रभावी रहेगी। जी रजनीश, अगर इस मामले को अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस लगातार, हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही थी। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस आरक्षण रोस्टर को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस लगातार कह रही थी, नवंबर से पहले तो मनसा पे सवाल उठा रही थी कि राज्य सरकार चुनाव ही नहीं कराना चाहती है जी, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हुए काफ़ी लंबे समय हो गया। उसके बावजूद भी आखिर अधिसूचना क्यों नहीं जारी हो रही है, क्यों नहीं आरक्षण मापदंड तय किया जा रहा है। तो उसके बाद जब डेट डिसाइड हो गई, सारी चीज़ें चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी, तो उसके बाद कांग्रेस का यही कहना था कि सीधे सीधे राज्य सरकार ने आरक्षण में मनमानी की है, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर अपना पक्ष भी रखा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता कल पहुंचे थे। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कल रोक का आदेश दिया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप थे उनको बल मिलता नजर आया। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था कि बीजेपी हमेशा चुनाव को लेकर तैयार रहती है और उनकी मंशा साफ है, वो चाहते हैं कि तय समय पर चुनाव हो। वो हाई कोर्ट के फैसले का भी स्वागत करेंगे, हाई कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसका पार्टी लाइन पालन करेगी। तो वहीं पर कांग्रेस हमलावर थी, कांग्रेस के लोग भी आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने अगर मनमानी ढंग से आरक्षण लागू की होती तो हाईकोर्ट इसमें रोक नहीं लगाती। तो कुल मिलाकर रस्साकसी का सवाल है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला जो होगा उसके अनुरूप ही यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ होगी। जी कोर्ट सर्वोपरि है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर स्टे जारी रहेगा और इस मामले में कल दोपहर सुनवाई होगी। बढ़ेंगे आगे। श्रीनगर गढ़वाल में धरोहर संवाद 2025 के दूसरे दिन लोक संस्कृति की मुख्य वाहक ढोल देमी की संचार पूरक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। आज धरोहर संवाद के दूसरे दिन मुख्य अतिथि दिशो सेमवाल ने ई धरोहर की लॉन्चिंग की। इस ई धरोहर पर अपनी लोक संस्कृति और लोक साहित्य उपलब्ध होगी। संवाद के दूसरे दिन मुख्य सत्र में प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने कहा कि अपनी संस्कृति का मूल मंत्र है अपने स्व को जागृत करना। अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं के सम्मान से ही हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो गढ़वाल में धरोहर संवाद का यह दूसरा दिन है, जहां पर मुख्य अतिथि ने कई मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातें रखी और इस दौरान
मुख्य अतिथि ने ई धरोहर की लॉन्चिंग की और ई धरोहर की लॉन्चिंग के दौरान महिलाओं को कई मुद्दों को लेकर जागरूक किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर रुड़की से है, जहां पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक होटल पर छापा मारा। इस छापेमारी के बाद 3 महिला, 2 पुरुष और होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम को काफ़ी समय से आज़ाद नगर चौक के पास से एक होटल में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा किए जाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद टीम होटल में छापेमारी की और मौके से 3 महिलाएं, 2 पुरुष और होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देह व्यापार के इस धंधे में शामिल 1 महिला और 3 पुरुष फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये खबर रुड़की से है, जहां पर देह व्यापार की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 3 महिला, 2 पुरुष समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से होटल संचालक भी शामिल है और कई लोग इसमें फरार भी हैं और फरार की तलाश कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रुड़की से सहयोगी अरशद हुसैन फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरशद, देखिए जिस तरीके से देह व्यापार की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, शिकायतें आ रही थी थाने में और उसके बाद कार्रवाई हुई है। एक होटल से कई लोगों को पकड़ा गया है, वहीं पर कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं कि काफी दिनों से एंटी ह्यूमन विभाग को होटल जो रुड़की में स्थित है उसको लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते कल ये विभाग होटल में पहुंचा और औचक छापेमारी की, जिसमें से 3 युवक और 3 युवतियों को उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और वहां से कुछ सामग्री भी गिरफ्तार की है जो हिरासत में ली है। वहीं अगर बात करें तो फिलहाल 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। अभी पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हिरासत में लिए गए आरोपियों से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अरशद? उनका कहना है कि काफी दिनों से ये कार्य चल रहा था, जिसके चलते काफी जो है रकम वहाँ पर वसूली जाती थी। ये युवतियाँ होटल में मौजूद रहती थी और कोई भी युवक जो वहाँ पर पहुंचता था उसको ये बात करके उनसे संबंध बनवा दिया करता। चलिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरशद। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को आरक्षण की खामियां और अपने सुझावों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने हितों के अनुरूप राज्य में आरक्षण तय किया है। एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए कोई आरक्षण फिलहाल तय नहीं किया, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा रोस्टर प्रणाली को 0 कर दिया गया है। किसी स्थान पर जनसंख्या तो किसी स्थान पर प्रतिशत के माध्यम से आरक्षण तय करना जैसी तमाम खामियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। एक तो जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका आरक्षण लागू नहीं है, जबकि जिला पंचायत की सीटों में चुनाव होता तो फिर बीजेपी ने तय किया था कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से आरक्षण लागू करेंगे 12 सीटों में। इसके अलावा जो अभी यशपाल आर्या जी ने जो अपनी बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। रोस्टर सिस्टम को जो 0 किया है, जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से इलेक्शन है और रोस्टर 0 किया गया है। जो रोस्टर 5 और 6 में जिनका नंबर था, अब उनका ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर वो 40 साल का बंदा है और उसका रोस्टर 0 होने की वजह से नंबर नहीं आया है, तो अब जब 25 साल बाद नंबर आएगा तब तक वो बेचारा 80 साल का या 85 साल का हो जाएगा। तो मतलब उनको ज़िंदगी भर के लिए वंचित कर दिया है। बरसात शुरू होते ही रुड़की के नगर वासियों के सामने जल भराव की समस्या आने लगी है, जिसके चलते लोगों में नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा है, जिसको लेकर कृष्णानगर आदर्श नगर के लोगों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे और मेयर का घेराव कर अपनी जन समस्याओं से अवगत कराया। जिसके बाद मेयर के पति ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर समस्याओं का वैकल्पिक समाधान किया जाएगा। आदर्श नगर और कृष्णानगर की विभिन्न गलियों के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर जल भराव के समस्याओं के निदान को लेकर मेयर से बातचीत कर अपनी समस्याओं का जल्द निवारण करने की बात कही। वहीं मेयर का कहना है कि जल्द ही क्षेत्र के वासियों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।
आज हम रुड़की नगर निगम में आजाद नगर से, कृष्णा नगर से, राजेंद्र नगर से सबसे आए हैं अपनी समस्या लेके। हम उनका समाधान करने के लिए शाम को 4 बजे जाएंगे और उनके समाधान का हल जरूर होगा। ज्यादा हो रखा है, सभी परेशान हो रखे हैं, तो उनका समाधान जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल काम चल रहा है, सब काम नहीं है, अब हर चीज का टाइम लगता है, धीरे धीरे सब होएगा। कई बार लोग आ चुके हैं आपके केबिन में और आज घेराव भी किया गया है आपका। घेराव नहीं, सबको आमंत्रित किया था, सबकी समस्याएं सुनी है और जाके सबका समाधान होगा। समस्या लेकर आना और हम समस्या को सुनना, ये हमारा दायित्व है। और आज कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर, आज़ाद नगर के सभी सम्मानित जन यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी। हमने शाम को 4 बजे वहाँ का विजिट रखा है। जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको हमारी पूरी टीम रहेगी, जहाँ तक भी जितना भी समाधान हो सकता है वो तुरंत किया जाए। राजधानी देहरादून में सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जो गाय दूध नहीं देती उनको सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आम नागरिक को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार ये हादसे का कारण भी बनते हैं। इसलिए देहरादून के बोर्ड बैठक में पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया जाएगा। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि आवारा पशु को रखने के लिए गौशालाएं बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो निजी पशुओं को भी सड़क पर छोड़ रहे हैं उनके लिए जुर्माना शुल्क भी बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जो निराश्रित पशु हैं इनके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था कर रखी है और ऐसे पशु क्योंकि सड़कों में वो दुर्घटना का कारण बनते हैं और खुद को भी उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से किसी और को जान माल के भी नुकसान होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए कुछ हमने जो है वो गौशाला वगैरह हमने बनाई हुई है और ऐसी जो हमारी शंकरपुर की गौशाला है और हमारी तमाम यहाँ पर गौशाला जो है उनमें ऐसे पशुओं को रखा जाता है। और जो लोग अपने जो निजी पशु हैं उनको भी सड़कों में छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ हमारा जुर्माने की भी। इधर हरिद्वार के गंगनहर क्षेत्र में जमानत पर छूटा अनीश फिर से मुसीबत बन गया। 13 महीने जेल में रहने के बाद उसने 40-50 समर्थकों के साथ हंगामा किया, हूटर बजाते हुए रैली निकाली और खुद को विधायक प्रतिनिधि बताया। हरिद्वार पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और गंगनहर कोतवाली में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अनीश के घर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो गया। उसके भाई जावेद को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रही स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस घटना से पुलिस की साख पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि खाद्य मंत्री रेखा आर्य की जिद और निजी स्वार्थ के चलते प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के उपभोक्ताओं को 2 किलो घटिया नमक राशन दिया जा रहा है। इस नमक को लेकर कमाऊ में भी कार्ड धारकों द्वारा आक्रोश जताया गया है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई कार्ड धारक घटिया नमक को लेने से मना कर देते हैं तो कई बार दुकानदार और कार्ड धारक के बीच विवाद हो जाता है। उक्त घटिया नमक इंसानों को खिलाने के लिए बेहतर हो या ना हो, लेकिन पशुओं के लिए काफी मुफीद लगता है। ये घटिया निम्नतम क्वालिटी का नमक उपभोक्ताओं को जबरन थोड़ा जा रहा है। प्रति माह प्रति कार्ड धारक को 2 किलो नमक, और आप इस नमक को देख सकते हैं, इसके अंदर ऐसे दाने हैं और जब अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तरफ मेरे पास ये बढ़िया क्वालिटी का नमक है, एक तरफ ये सरकार द्वारा दिया जा रहा नमक जिसमें बड़े बड़े रेखा आर्य जी की फोटो, तमाम इनकी फोटो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसे घटिया चीज़ क्यों ये उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, ये उच्च क्वालिटी का नमक है और ये सरकार द्वारा दिया जा रहा नमक है। इसमें अभी हम पानी मिला के आपको दिखाएंगे तो आप खुद ही अपना आप देख लेंगे कि क्या पोजीशन है, कैसा नमक है, ये देख लीजिए आप। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जब इसमें चम्मच हम घुमाएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए इसके अंदर किरकिर टाइप की होगी। अभी थोड़ा गलने दीजिए। ये आप ये बढ़िया उच्च क्वालिटी का नमक है और ये नमक आप देख लीजिए, ये किरकिर इसमें करेगी। इधर मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर पालिका और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी।
वारलागंज का मुख्य बाजार जलमग्न हो गया, जहां पानी की निकासी न होने के कारण दुकानों में पानी घुस गए, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। साथ ही मुख्य मार्ग में भारी मात्रा में जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। तेज बारिश के कुछ ही मिनटों में सड़कों पर पानी भर जाता है और दुकानों में घुसते हुए माल को नुकसान पहुंचाता है। एक दुकानदार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर बार यही होता है, पालिका केवल कागजों पर तैयारी करती है, लेकिन जब बारिश आती है तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के साथ ठेकेदारों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है, जिन्होंने अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे निर्माण के मलबे को डाल रखा है। फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद पहाड़ से मैदान तक वर्षा का क्रम तेज हो गया है। देहरादून में भी जोरदार वर्षा के दौर चल रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत कई क्षेत्रों में भी भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में लगातार दूसरे दिन मार्ग अवरुद्ध हुआ है और कई घंटे आवाजाही प्रभावित रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। खासकर देहरादून और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तीव्र वर्षा के आसार हैं। देहरादून, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर बात करें टिहरी की, तो टिहरी पौड़ी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर 28 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इधर लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों का धैर्य तोड़ दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल का घेराव करते हुए चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लगातार लालकुआं बिंदुखत्ता क्षेत्र के अंदर चोरी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और आज हमारा यहाँ पर आने का मुख्य मकसद यही था कि अभी 21 दिन पहले चोरी हो जाती है और इससे पहले दिसंबर में भी एक मामला ऐसा आता है जिसमें सोना चोरी का वो मामला है। लेकिन एक तरफ 21 दिन हो गए एक केस को और दूसरे केस को आज लगभग 5 महीने होने को हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई भी पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई उसमें नहीं करी गई है। आज हम सभी ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर आए थे क्योंकि क्षेत्र में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज इनके घर पे चोरी हुई है, कल किसी और के घर पे, आपके और मेरे घर पे भी चोरी हो सकती है। बिंदुखत्ता क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ते जा रही है। पिछले आज से कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार में 2 भाई बहनों की शादी थी, जिनके घर के अंदर से 14 तोला सोना गायब हो गया और उसके ठीक 5 महीने पहले एक परिवार में से 10 तोला। इसी तरह की कई घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं, जिससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। गरीब लोग जो हैं अपना दूध व्यवसाय करके अपना जैसे तैसे जो है शादी के लिए अपने बच्चों की तैयारी करते हैं और कुछ अराजक लोग आकर के उन घर परिवारों को इस तरह से चोरी करके तहस नहस। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।